नमस्कार। आज हम भारत के ऊर्जा संसाधनों पर एक गहरी नज़र डालने वाले हैं। हम सीधे स्टडी नोट्स से उन ज़रूरी फैक्ट्स को समझेंगे जो हमें बताते हैं कि भारत को अपनी ताकत, अपनी एनर्जी आखिर मिलती कहाँ से है। भारत जैसे विशाल देश के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आखिर उसकी ऊर्जा की ज़रूरतें पूरी कहाँ से होती हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस टॉपिक में उतरते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं भारत के एटॉमिक एनर्जी सेंटर्स यानी नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों से। ये सेंटर्स देश के एनर्जी प्रोडक्शन का एक बहुत ही अहम हिस्सा हैं। आइए देखते हैं कि ये कहाँ-कहाँ हैं और इनकी क्या खासियत है। तो ये जो लिस्ट हमारे सामने है, ये एक तरह से भारत का न्यूक्लियर एनर्जी मैप है। देखिए, सबसे पहले है तारापुर महाराष्ट्र में। ये भारत का पहला, जी हाँ, पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट था और इसे अमेरिका की मदद से बनाया गया था। ये तो एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। फिर है रावतभाटा राजस्थान में, जिसे कनाडा की मदद से स्थापित किया गया। लिस्ट में आगे कलपक्कम है तमिलनाडु में, नरौरा उत्तर प्रदेश में, काकरापार गुजरात के सूरत में, केगा कर्नाटक में और फिर कूडनकुलम जो कि तमिलनाडु में ही है, उसे रूस की मदद से बनाया गया। तो ये दिखाता है कि न्यूक्लियर एनर्जी वाकई एक ग्लोबल एफर्ट भी है। चलिए अब न्यूक्लियर एनर्जी से आगे बढ़ते हैं और उस रिसोर्स पर नजर डालते हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को पावर देता है, और वो है तेल। भारत में ऑयल रिफाइनरीज का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। तो अब हम देखेंगे कि ये कहाँ-कहाँ फैली हुई हैं। हमारी लिस्ट में सबसे पहला नाम है डिगबोई का, जो असम में है। ये भारत की सबसे पुरानी ऑपरेटिंग रिफाइनरीज में से एक है और आप देख सकते हैं कि असम में और भी हैं, जैसे बोंगाईगांव और नुमालीगढ़। लिस्ट में आगे बिहार का बरौनी, वेस्ट बंगाल का हल्दिया, तमिलनाडु का चेन्नई और उत्तर प्रदेश का मथुरा भी शामिल है। ये लिस्ट हमें दिखाती है कि ये सारी फैसिलिटीज देश के पूर्वी और उत्तरी हिस्सों में कितनी स्ट्रेटेजिकली फैली हुई हैं। और लिस्ट अभी जारी है। देखिए, गुजरात में जामनगर जैसे बड़े हब्स हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरीज में से एक है। गुजरात में ही कोयली भी है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में तातीपाका, पंजाब में भटिंडा, मध्य प्रदेश में बीना, उड़ीसा में पारादीप और तमिलनाडु में नागापट्टिनम जैसे रिफाइनरीज भी हैं। ये जो ज्योग्राफिकल स्प्रेड है ना, ये पक्का करता है कि देश के अलग-अलग कोनों तक फ्यूल आसानी से पहुंच सके। अच्छा, तेल जैसे पारंपरिक स्रोतों से अब थोड़ा हटकर चलिए एक नए और साफ सुथरे एनर्जी सोर्स को एक्सप्लोर करते हैं। जियोथर्मल एनर्जी, मतलब पृथ्वी की अपनी गर्मी का इस्तेमाल करना। और भारत में इसके कुछ बहुत ही दिलचस्प हॉटस्पॉट्स हैं। लद्दाख की ठंडी पूगा घाटी से लेकर हिमाचल प्रदेश के मणिकरण के गर्म झरनों तक भारत में जियोथर्मल एनर्जी का बहुत पोटेंशियल है। उत्तराखंड में तपोवन, झारखंड में सूरजकुंड, छत्तीसगढ़ में तातापानी, ओडिशा में तप्तपानी और मध्य प्रदेश में अनहोनी। ये जगह सिर्फ खूबसूरत ही नहीं है, बल्कि ये हमें क्लीन एनर्जी का एक जबरदस्त सोर्स भी दे सकती है। अब हम आते हैं भारत के एनर्जी सेक्टर के एक बहुत बड़े खिलाड़ी की तरफ, और वो है कोयला। एनटीपीसी, जो कोयले पर आधारित पावर प्लांट्स मैनेज करता है, वो देश के एनर्जी ग्रिड की रीढ़ की हड्डी हैं, जो लाखों करोड़ों लोगों तक बिजली पहुंचाते हैं। ये प्रोजेक्ट्स भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बेहद जरूरी हैं। आइए एक-एक करके देखते हैं कि ये पावर हाउस आखिर हैं कहाँ। हमारी लिस्ट की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से, जहां सिंगरौली, रिहंद, दादरी, टांडा और ऊंचाहार जैसे कई बड़े-बड़े प्लांट्स हैं। और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि ये भारत की सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्यों में से एक है और इसे बिजली की जरूरत भी बहुत ज्यादा है। इसके बाद हम छत्तीसगढ़ के कोरबा जैसे दूसरे बड़े कोयला क्षेत्रों में भी प्लांट्स देखते हैं। जैसे जैसे हम लिस्ट में आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि ये प्लांट्स पूरे देश में फैले हुए हैं। आंध्र प्रदेश के रामागुंडम से लेकर वेस्ट बंगाल के फरक्का तक और मध्य प्रदेश के विंध्याचल से ओडिशा के तलचर कनिहा तक। छत्तीसगढ़ में सीपत और असम में बोंगाईगांव भी इस लिस्ट में है। ये जो इतना बड़ा नेटवर्क है, ये सुनिश्चित करता है कि बिजली जहां जरूरी हो वहां पहुंच सके। और आखिर में हम कर्नाटक में कुर्गी, महाराष्ट्र में सोलापुर और बिहार में बाढ़ जैसे राज्यों में भी प्लांट्स देखते हैं। वेस्ट बंगाल में दुर्गापुर, ओडिशा में राउरकेला और छत्तीसगढ़ में भिलाई भी बहुत महत्वपूर्ण सेंटर्स हैं। ये जो पूरी लिस्ट है, ये हमें दिखाती है कि भारत आज भी अपनी बिजली की ज़रूरतों के लिए कोयले पर कितना ज़्यादा निर्भर है। तो हमने अभी तक बहुत सारी जगहों और नामों को कवर कर लिया है, लेकिन इन सब अलग अलग तरह की एनर्जी का आखिर मतलब क्या होता है?
चलिए कुछ बेसिक डेफिनेशंस पर एक नज़र डालते हैं जो हमें इस टॉपिक को और बेहतर ढंग से समझने में मदद करेंगी। तो पारंपरिक यानी कन्वेंशनल और गैर पारंपरिक यानी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी में क्या फ़र्क है? देखिए, इसे ऐसे समझिए। पारंपरिक ऊर्जा वो है जिसका हम सदियों से मतलब शुरुआत से ही इस्तेमाल करते आ रहे हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, लकड़ी। ये ओल्ड स्कूल तरीका है। वहीं गैर पारंपरिक ऊर्जा है नई पीढ़ी की एनर्जी, जैसे सोलर, विंड, जियोथर्मल और एटॉमिक एनर्जी। एक तरह से कह सकते हैं कि ये एनर्जी का भविष्य है। और फिर आता है नवीकरणीय यानी रिन्यूएबल और अनवीकरणीय यानी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी वो है जो कभी खत्म नहीं होती, जिसे हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे सूरज की रोशनी और हवा। और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी वो है जो एक बार इस्तेमाल हो गई तो हमेशा के लिए खत्म, जैसे कोयला और तेल। ये एक बहुत ज़रूरी फ़र्क है, खासकर जब हम एक सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, अब कुछ रैपिड फायर फैक्ट्स के लिए तैयार हो जाइए। ये भारत के एनर्जी सेक्टर के बारे में कुछ बहुत ही ज़रूरी बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। क्या ये बात किसी को पता है कि कोयले को उद्योगों की जननी क्यों कहते हैं? क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से लेकर आज तक इसने हमारी अर्थव्यवस्था को पावर दिया है। कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखिए। तेल और खनिज अधिनियम 1957 में बना और 1 जून 1958 को लागू हुआ। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का हेडक्वार्टर नागपुर में है और गोदावरी बेसिन एक बहुत बड़ा मिनरल रीजन है। मेटालिक मिनरल्स आग्नेय चट्टानों में मिलते हैं, जबकि नॉन मेटालिक मिनरल्स अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। और हाँ, कोयले की खानों से मीथेन गैस भी निकलती है। 1954 इस साल को याद रखिएगा। ये वो साल है जब भारत ने परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना करके न्यूक्लियर एज में कदम रखा था। कभी श्वेत कोयला या व्हाइट कोल के बारे में सुना है? ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी जल विद्युत के लिए एक बड़ा ही फैंसी सा नाम है, जो नदियों की ताकत का इस्तेमाल करके बिजली बनाती है। तो आज हमने भारत के एनर्जी लैंडस्केप की एक झलक देखी है, पारंपरिक कोयले और तेल से लेकर परमाणु और रिन्यूएबल एनर्जी के भविष्य तक। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और लगातार बदलती हुई तस्वीर है। अब सवाल ये उठता है कि अगले दशक में क्या होगा? भारत एक सस्टेनेबल एनर्जी फ्यूचर की तरफ कैसे बढ़ेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।